हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम भी आप लोग दे रहे होंगे और तैयारी भी खूब अच्छे से कर ली होगी। तो चलिए फटाफट से जो आपका सेकंड पेपर हो जाता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ भाई मैम हमारे क्वेश्चन इतने राइट रहे हैं। इससे क्या होता है, एक अनुमान लग जाता है कि हमारा रिजल्ट कैसा रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो जिन लोगों ने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये ऑप्शन को चूज़ किया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समूह कार्य द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और व्याख्यान द्वारा। तो कहानी द्वारा जो लोग इसके साथ हैं यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। और शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है, तो नेगेटिव के साथ जाना है यहाँ पे। तो ये जो आपका हो जाता है परिणाम का सिद्धांत, ये नहीं है। बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है। आई होप आप लोगों ने इसी ऑप्शन को चूज़ किया होगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन आपके हो गए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है बिकमिंग बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक किसकी हो जाती है? डॉक्टर BK पासी, यानी जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। और विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? तो 110। जो लोग 110 को टिक किए हैं यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किए हैं वो बिल्कुल सही हैं। और प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक हो जाते हैं सुकरात। इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन को आप लोग मिला चुके हैं। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका हो जाएगा, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका पूर्व ज्ञान हो जाएगा। संप्रेषण के घटक हैं तो प्रेषक, संदेश ग्राही, ये सभी हो जाएंगे। तो जो आपका 4 नंबर का ऑप्शन है यानी कि ये सभी यही राइट है आपका। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? तो यहाँ पे 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। फटाफट से आप लोग मैच कर लें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आप लोगों के एग्ज़ाम बाकी हैं, उसकी भी तैयारी करनी है, मिलान भी करना है, यानी बहुत कुछ अभी आप लोगों को करना है। उसके बाद डिटेल में इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो किसमें संभव है सहयोग की भावना? तो आपका हो जाएगा समूह कार्य। जब समूह कार्य करते हैं तो इसमें सहयोग की भावना विकसित होती है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य हो जाता है, क्या हो जाता है? तो दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना, ये आपका हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं फटाफट से, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पाठ योजना का प्रथम बिंदु निम्न में से है। तो क्या हो जाएगा 12 नंबर का जो क्वेश्चन है? तो इसके लिए आपका जो प्रस्तावना की प्रश्न है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं, कौन हो जाएंगे? 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए, तो यहाँ पे डी एलन 4 नंबर क्वेश्चन में है यानी ऑप्शन में है, यही आपका राइट है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, व्याख्यान विधि में प्रायः छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है? व्याख्यान विधि, तो इसमें निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे क्यों हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने क्या हो जाते हैं? ध्रुव हैं, तो यानी पोल हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 4, 5, तो 3 के साथ जो लोग हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे आप लोगों के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस जो हो जाते हैं उनको देख लेते हैं। और ये तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम सॉल्व कराते थे तो इनके नंबर्स के बारे में, कितने नंबर्स के होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन पर तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण जो हो जाता है ये क्या है? कौशल और मूल्यों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया है। यानी शिक्षण क्या होता है कि हम आपको बता रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो यानी क्या हो जाता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक व्यवस्थित और निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। इस तरह से आपने लिख लिया होगा। शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो शाब्दिक संप्रेषण के 2 मुख्य कारक कौन से हो जाते हैं? मौखिक हो जाते हैं और लिखित हो जाते हैं।
यानी आप अपनी बात को किस तरह से कह सकते हैं, या तो बोल कर कह सकते हैं या तो लिख कर कह सकते हैं, है ना, और इशारे में भी कह सकते हैं आप। शिक्षण सूत्रों के कोई 2 लाभ बताएं, तो इसमें क्या लाभ होते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये छात्रों को क्या करता है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नया ज्ञान आसानी से सीखने में मदद करता है। और सेकंड की अगर बात की जाए तो ये शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने में सहायता करता है। भाई जब ऐसी प्रक्रिया आप अपनाएंगे तो क्या होगा, शिक्षण जो है आसानी से दिया जा सकता है, शिक्षक को भी आसानी रहती है कि हाँ बच्चों को सिखाने में, तो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित कीजिए, तो निदानात्मक यानी जांच करना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसका उपयोग किसी छात्र की सीखने की कठिनाइयों, कमजोरियों और शक्तियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। पहचान करना यानी कि क्या प्रॉब्लम बच्चे में है उसको जानना, यही निदान, यही डायग्नोस्ट हो जाता है। और इस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है और हमने एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया था कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो दवा नहीं देता है, पहले क्या करता है, पहले वो जांच करता है, यानी डायग्नोस्ट करता है, उसके बाद इलाज करता है। तो इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, निदानात्मक जो हो जाता है यानी निदान के बारे में पूछा गया है। बस आपको यही सब लिखना था। और ज्ञात से अज्ञात सूत्र किस तथ्य पर आधारित है, समझाइए। तो ज्ञात से अज्ञात का सूत्र यानी जो चीज़ ज्ञात है उससे जोड़कर जो चीज़ अज्ञात है यानी जो चीज़ नहीं पता है उसको समझाना, ये सूत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ज्ञात से अज्ञात का सूत्र। शिक्षक एक आगमनात्मक सिद्धांत है जो मनोविज्ञान पर आधारित हो जाता है। जैसे आपको क्या है, कोई चीज़ है तो उसके बारे में मालूम है, यानी कि बीज के बारे में मालूम है, तो हम बीज से स्टार्ट करेंगे और आपको पता है बीज से क्या बनेगा, छोटा पौधा बनेगा। फिर हम आपको बताएंगे पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, फिर हम बताएंगे उनका क्या क्या यूज़ होता है। तो इस तरह से जो हमें जो ज्ञात है उससे हम जोड़कर जो चीज़ नहीं ज्ञात है उसको हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम सीख जाते हैं। और टीचर के लिए ये है कि वो सिखा देते हैं, यही आपको लिखना था यहाँ पे। और शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो भाई जब आपको रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। जब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास 50 बहाने हैं, ना करने के 50 बहाने हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप टाइम निकालेंगे, अपने आप को जलाएंगे, तपाएंगे। यानी क्या होता है, जब सोना जो होता है उसको जलाया जाता है तभी वो कुंदन बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अगर आप में इंटरेस्ट है तभी आप चीज़ों को करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। तो क्या हो जाता है कि छात्रों की सक्रिय रुचि और जुड़ाव से सीखना अधिक प्रभावी होता है। जब रुचि होती है तो वो सक्रिय भाग लेता है, यानी वो सक्रिय होता है और क्या करता है, वो अच्छे तरीके से सीख जाता है। उसके बाद 22 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, पुनर्बलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और सही व्यवहार को बढ़ावा देना, यानी पुनर्बलन, आप क्या कर रहे हैं, उसे पुनर्बलन दे रहे हैं। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सीखता है, तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। अनुदेशन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो अनुदेशन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश, सूचना और शिक्षण देना है। ठीक है, इसको ही अनुदेशन कहते हैं। और श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटकों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते थे श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के मुख्य घटकों में स्पष्ट है। और सुपाठ्य लेखन, लेख की स्वच्छता और व्यवस्थित प्रस्तुति, ये हो जाएंगे। और उसके बाद आपका है खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो प्ले वे विधि आप लिख सकते थे, गेम आधारित विधि आप लिख सकते थे। और उसके बाद है न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो न्यूनतम अधिगम का अर्थ क्या है, तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार हर विद्यार्थी किसी भी कार्य को कम से कम एक निर्धारित न्यूनतम स्तर तक सीख सकता है। और उसके बाद है बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाल केंद्रित जो हो जाता है, तो इसमें जो बच्चा होता है वो शिक्षा का यानी केंद्र होता है।
जो कुछ है वो बच्चा ही है ना, बच्चा सर्वे सर्वा है, और जो बच्चा कहेगा वैसा हमें करना रहेगा। पहले क्या होता था, हमने इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी कि बच्चे को आप डांटते थे, मारते थे, रट कर आप बच्चों को सिखाते थे, लेकिन आज बच्चा कैसे सीखेगा, खेल खेल में। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, खेल में। तो यही आपको लिखना था। सेकंड पे अगर बात आ जाए तो बच्चे को अपनी गति से स्वाभाविक रूप से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी वो अपनी गति से चीज़ों को सीख रहा है। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही स्लोली वर्क करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। आप कहेंगे कि ये इतनी धीरे धीरे कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है, उसमें बारीकियां हैं। कुछ बच्चे बहुत ही स्पीड में कर लेते हैं। तो अब जो शिक्षा प्रक्रिया है तो वो बच्चों पे छोड़ दी गई कि हाँ, बच्चा अगर वो अपनी तरफ से एक्टिव है और चीज़ों को कर रहा है, भले वो स्लो कर रहा है, लेकिन जितना कर रहा है वो उतना सीख तो रहा है ना, रटन पद्धति पे तो नहीं है ना। तो बस यही चीज़ें आपको लिखनी थी। और क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्षेत्रीय पर्यटन से तात्पर्य किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जैसे पड़ोसी देशों या क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवकाश, व्यवसाय या अन्य उद्देश्यों के लिए की जाने वाली यात्रा से है। तो इसमें क्या होता है, जब आप घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो आपको क्या होता है, जो नॉलेज मिलती है वो स्थायी होती है। स्थायी का मतलब ये होता है कि वो उसको आप बहुत जल्द नहीं भूलते हैं। जो रटते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कहीं आप गए, मान लीजिए आप दिल्ली गए, आप आगरा गए, आपने ताजमहल देखा आगरा में, दिल्ली में आपने लाल किला देख लिया, इंडिया गेट देख लिया, तो आपने क्या कहा कि वो चीज़ वहाँ पे है ना, और आपने पढ़ा, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो घूम कर, टहल कर, पर्यटन करके जब हम चीज़ों को सीखते हैं तो वो ज्ञान हमारा स्थायी होता है। तो इसीलिए इतिहास, भूगोल, ये चीज़ें अगर हम सीख रहे हैं तो हम घूम टहल के अगर सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शिक्षक उद्देश्यों के आधार पर छात्रों यानी प्रश्नों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, शिक्षक उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का जो प्रश्न होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो कई तरह के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ और आपके यानी बहुविकल्पी ही वो होते हैं, और आपके मिलान वाले होते हैं। ये सभी आपको लिखने थे। और उसके बाद है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। और अगर सन की बात की जाए तो 1961 ईस्वी में कैथ एचिसन द्वारा प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से ये आपके जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यानी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है वो हो चुके हैं कंप्लीट। आपने मिलान कर लिया होगा। तो भाई आप लोग फटाफट से कमेंट कर दें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। तो हम लोग मिलेंगे अभी आपके जो साइंस के क्लास में। तो आप लोग भाई अपना ख्याल रखिए, और ख्याल रखते हुए आप लोग स्टडी भी करें और अच्छे से करें। बस एक ही बार में आपको सेमेस्टर क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि इधर की अगर मेहनत आपने कर ली ना तो फिर सब चीज़ें हो जाती हैं। और अगर थोड़ा सा अगर आप लापरवाही करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत। तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए और आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है ना। और टाइम का खास करके ख्याल रखिएगा। अगर 1 घंटे का टाइम मिल रहा है तो उसी में आपको सेट कर लेने हैं कि कितने क्वेश्चन किस तरह से हमें करने हैं। अगर 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो भाई कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2 घंटे के हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 1 घंटे के हैं। तो उसमें आपको टाइम सेट कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है और बहुत अच्छे से। तो फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।